और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। चुनाव में मुफ्त के वायदों पर सख्ती यहां पर बरतने की बात कही गई है। केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर राय मांगी है। दरअसल जानकारी आप तक पहुंचा दें कि चुनाव से पहले पार्टियों के जरिए जो मुफ्त वायदे हैं, मुफ्त उपहार है, उसे बांटने के खिलाफ जो याचिका दायर की थी, उसे लेकर आज सुनवाई होनी थी और इसी को लेकर चुनाव में मुफ्त के वायदों पर सख्ती यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रही है, जिसमें केंद्र को भी और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया। एहतेशाम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। एहतेशाम, क्या कुछ अपडेट इस नोटिस को लेकर? देखिए, आमतौर पर चुनाव से पहले ये देखा जाता है कि राजनीतिक दल बड़े लोक लुभावने वादे कर देते हैं और जैसा कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ये पाया जाता था, उसका भी जिक्र इस याचिका में किया गया और अब वो ट्रेंड नॉर्थ इंडिया में भी आ रहा है, जिसमें अजीबोगरीब वादे कर दिए जाते हैं। जैसे कोई टेलीविजन सेट बांटने का वादा करता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो टेलीविजन सेट बांटेंगे। इसके अलावा अब बिजली मुफ्त देने के वायदे किए जा रहे हैं। तो इस सब का बोझ जो है आम करदाता पर पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि इस तरह के जो वायदे करते हैं लोग, उन राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया। शुक्रिया जानकारी के लिए। अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। इस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं। वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में हैं तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा। ऐसा नहीं। हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, पाकिस्तान की जिंदाबाद बोलते हैं। लिस्ट नहीं है, अपराधी वही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो वहीं एसपी सांसद आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर की स्वास सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। तो वहीं अब्दुल्ला हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। अब्दुल्ला आजम खान 2017 में विधायक बने थे, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के चलते उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी और साथ ही जेल भी जाना पड़ा था। वहीं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि नाहिद हसन को पार्टी ने कैराना से उम्मीदवार बनाया है, जो इस वक्त जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट में एम और वाई फैक्टर भी यहां पर नजर आ रहा है, यानी कि लिस्ट के हिसाब से 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और साथ ही 20 यादवों को उम्मीदवार बनाया गया है। ये एमवाई फैक्टर है और इस लिस्ट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया और आरोप लगाया कि लिस्ट नहीं है लेकिन अपराधी वही है। तो समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट सामने आने के बाद बीजेपी निशाना साधते हुए नजर आई। पहले हम ये बात करेंगे सपा की जो ये सूची पूरी की पूरी आई है उस पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कहना है। सपा की सूची पर आपके नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। दिनेश जी, क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं इससे आप? अभी मैं एक छात्र का, एक विद्यार्थी का एक ट्वीट देख रहा था। वो सोशल मीडिया पे वो लिख रहा था जवाब में, वो लिख रहा था कि मैं राजनीतिक दलों की सूची को देखकर डर गया और मैं समझा किसी भी थाने में किसी प्रकार के अपराधों से ग्रसित लोगों का कोई विवरण दिया गया है। ये व्यंग था, लेकिन ये व्यंग आज धरातल पर चर्चा का विषय बना है। विपक्षी दलों को अपराध करने वालों या अपराध में निर्लिप्त लोगों से बचना चाहिए और इस प्रकार का जो आचरण है, अब वो जमाने लद गए जब हम कब्जा करते थे, जब हम बाहुबल का अपहरण और बूथ की कैप्चरिंग का कार्य करके और संप्रदाय और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर हम सत्ता को हासिल करते थे। अब सत्ता इससे हासिल नहीं होगी। क्रिया करो, कर्म करो, जनता के बीच में रहो। कोरोना के समय अपने चुनाव क्षेत्र तक का न जाओ। ऐसे लोगों को जनता चुनेगी क्या? कोरोना आया था, आपका जो न्यूज 18 का नेटवर्क है ना, बड़ा भारी है। आप एक कैमरा लेकर दूरबीन की तरह तलाशो। ये विपक्ष के बड़े नेता जो आज घूम रहे हैं चुनाव में वोट मांगते हुए, इनसे पूछो कोरोना के संक्रमण के समय 1.5 साल में आप क्यों नहीं घूमे?
एक भी नेता की एक तस्वीर को आप अपने टीवी पर दिखाइए कि वो कोरोना के संक्रमण के समय कहीं अपने क्षेत्र में भी जाके जनता की सेवा करता हुआ दिखाई पड़ा क्या? बीजेपी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम पर काम कर रहा था। बीजेपी के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और अस्पताल की व्यवस्था करके मेडिकल किट्स लोग बांटते हुए दिखाई पड़ रहे थे, भोजन देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये गए नहीं और आज चुनाव में विभिन्न प्रकार का दावा करना, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। एक और सवाल है कि कैराना में जहां पर पलायन का मुद्दा, वहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है दिनेश जी, और उसमें कह रहे नाहिद हसन तो जेल में चले गए लेकिन हम हैं मौजूद। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया, तो इस तरीके की वीडियो जो वायरल हो रहा है इस पर क्या कहना है आपका? मैंने वीडियो नहीं देखा है अभी, आपने बताया है, मैं देखता हूं उसको, लेकिन अगर ऐसा है तो गलत है। किसी प्रकार का किसी भी मतदाता को मैं कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, और अपराधियों से डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं किसी को। अपराधियों को दंड देने का अधिकार उनके हाथ में आ गया है। दंड देने का अधिकार है कि वो दिखा दें मतदान के समय कि अपराध के खिलाफ उनका जो अधिकार है वो मतदान के तौर पर जनता ने पिछली बार भी दिखाया, अब की भी दिखाएगी, और ऐसे लोगों को दंडित जनता स्वयं करेगी। समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट सामने आई है, 159 उम्मीदवारों के जो नाम सामने आए हैं, अब बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। खास बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी अमित पांडे नजर भी आ रहे थे। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। इतना कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष की अपनी रणनीति जरूर है, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या है, इस पर भी सत्ता पक्ष की पूरी नजर है, और यही वजह है कि अब बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा भी है जनता के पास पहुंचाने का, कि देखिए समाजवादी पार्टी सत्ता में आना चाहती है, लेकिन लिस्ट देखिए अपराधियों से भरी पड़ी है, पटी पड़ी है। देखिए, आपने ये कहा कि बड़ा मुद्दा है और सत्ता पक्ष को ये मिल गया, तो इसी रणनीति पर बीजेपी यहाँ पर काम कर रही है, और लिस्ट में उन चेहरों को चुना जा रहा है जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है, जिनकी विवादित पृष्ठभूमि रही है, और वो उनको चुनाव में उतारा गया है। और यही नेता, यही बयान जो डिप्टी सीएम है दोनों, वो हमें देते हुए नजर आए, बीजेपी के प्रमुख नेता हमें देते हुए नजर आए, यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी इसको लेकर हमें नजर आया। अब जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष के नेता भी अब उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जिन्ना की जो मूर्ति है वह सपा नहीं, वह खुद बीजेपी यहां पर लगाएगी, यानी कि जो लिस्ट के नाम पर ये बयानबाजी है, हमें आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को ये मिलेगी, और इसे अभी फिलहाल बीजेपी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाती हुई दिख रही है। आप हमारे साथ बने रहिए अमित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाराज के ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट जारी की है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में देखें तो कैराना से जेल में बंद गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया गया, अभी भी वो जेल में है, जबकि मेरठ से आपराधिक छवि वाले रफीक अंसारी को मैदान में उतारा गया, और इसके अलावा आजम खान को रामपुर से टिकट दिया गया। वो फरवरी 2020 से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके खिलाफ लगभग 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को स्वार टांडा से टिकट दिया गया, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। कैराना सीट से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया। और दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में यूपी में 5वें, 6ठे और 7वें चरण के 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही मणिपुर और पंजाब के बचे हुए उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट भी सामने आ सकती है। चर्चा जो है वो लगातार जारी है, और बताया जा रहा है कि आज होने वाली सीईसी की बैठक में ही बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल को दी जाने वाली सीटों का भी ऐलान हो सकता है। तो बेहद अहम ये बैठक होने वाली है। सीईसी की बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं, जबकि पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले सोमवार को भी बीजेपी की कोर ग्रुप की कई घंटे तक चली बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लंबा मंथन चला था। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ तस्वीर सियासी तौर पर लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर सामने आ सकती है इस बैठक में? देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है, और जो नामों का आपने जिक्र किया था वो सब पहुंच चुके हैं। योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह, ये सब बैठक में पहुंच चुके हैं, और अब 200 की सीट बाकी है जिनके नामों का ऐलान होता है। क्यों यह महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए कि पहले तो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पहली 200 की जो सूची है उसमें जारी हुई थी, लेकिन अब एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, यानी कि जो सहयोगी दल है, सहयोगी दल कौन से सहयोगी दल किस सीट से लड़ेंगे उनका ऐलान होगा, उनकी संख्या
संख्या होगी, सीटों के नाम होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हालांकि इन सहयोगी दलों की जो तादाद है अगर कुल मिलाई जाए तो लगभग 30 बनती है और वो उससे ज्यादा सीटों की मांग करते हैं, लेकिन जो इनका प्रभाव है, इनका प्रभाव करीब 300 सीटों पर है। तो एक भी मौका यहाँ पर बीजेपी नहीं खोने देना चाहती कि अपने सहयोगी दलों को वो कुछ नाराज कर सके या असंतुष्ट कर सके, क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टियां छोटे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का यह दावा करती हैं। तो अब ये इसीलिए ये जो 200 नाम है बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से एनडीए यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगा, कौन कौन से चेहरों को टिकट देगा और सहयोगी दलों के खाते में क्या जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल अमित, क्योंकि करीब 200 उम्मीदवारों पर यह महामंथन हो सकता है, और इसे महामंथन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जो कि 159 उम्मीदवारों को लेकर सामने आई, अगर उस पर निशाना साध रही है तो मंथन कुछ इस तरह से होगा ताकि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों की लिस्ट पर अपना निशाना ना साधे। इस मुद्दे को, इस फैक्टर को भी कितना ध्यान में रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये फैक्टर तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और हमने आज दोनों डिप्टी सीएम से उत्तर प्रदेश की बात की, दिनेश शर्मा से बात की, केशव प्रसाद मौर्य से बात की। दोनों ने 3 चीजें प्रमुख कही। पहला तो राष्ट्रवाद बीजेपी का प्रमुख था, और दूसरा अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज देने का बीजेपी का जो वादा है उस एजेंडे को यह जनता के बीच में ले जाएंगे, और तीसरा विकास का मुद्दा है वह जनता के बीच में ले जाएंगे। तो ये तीनों जो मुद्दे हैं वह सारांश है बीजेपी की चुनावी प्रचार अभियान का, और इसको इन्हीं को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और एक एक सीट पर कोर कमेटी की जो बैठक है वो 4-5 हो चुकी है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक है यह तीसरी बैठक है। तो हर सीट का सिलसिलेवार तरीके से समीक्षा की जा रही है, हर उम्मीदवार के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, और उसके बाद नामों का ऐलान होगा। एक और चीज है, ये 200 सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें जो क्षेत्र पड़ते हैं गोरखपुर। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त की बड़ी खबर, 26 जनवरी से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दरअसल दिल्ली में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली से 25 पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस ने इस मद्देनजर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी को बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश, लेकिन उससे पहले दिल्ली में हथियारों के इस बड़े जखीरे का मिलना बताता है कि किस तरह से नाकाम यहां पर मंसूबों को किया गया है, और इसके चलते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही विदेशों से फंडिंग की भी बात यहां पर सामने आ रही है। तो 26 जनवरी से पहले हथियारों का बड़ा जखीरा हाथ लगा है, दिल्ली से बरामद यह जखीरा हुआ है, और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इसको बरामद किया है। 25 अत्याधुनिक, सोचिए किस तरह से अत्याधुनिक जो पिस्टल है वो बरामद की गई है, और साथ ही फॉरेन देशों से भी भारी फंडिंग की बात यहां पर सामने आ रही है। ये सबूत यहां पर मिले हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये बड़ी साजिश यहां पर सामने आ रही थी? जी देखिए, डीसीपी स्पेशल सेल राजीव रंजन की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो एमपी का रहने वाला आरोपी है, जो कई लंबे वक्त से अवैध हथियारों खरीद फरोख्त करता है, इसके पास भारी मात्रा में फॉरेन कंट्री से जो फंडिंग है वो आई है, और उसके सबूत स्पेशल सेल को मिले हैं। हवाला के जरिए पैसा उस तक पहुंचा है। इसीलिए जो टेरर एंगल है और एंटी सोशल एंगल है, इस पर इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके मोबाइल से कई संदिग्ध फोन नंबर निकले हैं, जिसके आधार पर अब उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इसके अलावा 25 अत्याधुनिक पिस्टल जो है ये 26 जनवरी से ठीक पहले स्पेशल सेल ने बरामद किया है, जो दिल्ली और एनसीआर में बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए लाई गई थी। आनंद, कहा जा सकता है कि अभी तो और खुलासे होंगे, क्योंकि जो अत्याधुनिक हथियार मिलने की बात यहां पर सामने आ रही है, जो जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, कहा जा सकता है कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क और यहां पर फैला हुआ होगा। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके बारे में किसी तरह का कोई अपडेट, कोई जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल 2 लोग में जो दूसरा शख्स है वो यूपी का रहने वाला, उसी को हथियार देने के लिए एमपी का जो आरोपी था वो दिल्ली तक पहुंचा था। और जो स्पेशल सेल का कहना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि भारी तादाद में फॉरेन कंट्री, कई देशों से जो फंडिंग है वो इस शख्स के पास आई है। उसके क्या मायने है वही स्पेशल सेल पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई संदिग्ध मोबाइल नंबर जो है वो इस आरोपी के फोन से मिले हैं, और इसलिए एजेंसी को ये शक हो रहा है कि कहीं ये इसमें कोई टेरर एंगल तो नहीं है, कि जिस तरह से बीच में आरडीएक्स दिल्ली तक पहुंचा तो क्या हथियारों की खेप भी जो है वो सीमा पार से या फॉरेन कंट्री से जो एंटी सोशल एलिमेंट है या जो टेरर ग्रुप है वो भारत या दिल्ली में भेज रहे हैं, ताकि यहाँ पर माहौल जो है खराब किया जाए।
तो पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ यहां पर जारी है। विदेश से फंड मिलने का भी पर्दाफाश यहां पर हो रहा है। कुछ बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती जांच में सामने आया है, विदेशी फंडिंग की बात आ रही है। दिल्ली में हथियारों का ये जखीरा मिला है और जो हथियार बरामद किए एक जगह है, बताया जा रहा है कि वो अत्याधुनिक तौर पर लैस हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश को यहां अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। एक और बड़ी खबर की तरफ यहां पर रुख करेंगे। जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यह बड़ा खुलासा यहां पर। तो आरपीएस सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चुनावी खबर इस वक्त आपके सामने, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 या 2 दिन में बीजेपी के साथ आ सकते हैं आरपीएस सिंह। एक बड़ी खबर है। देखिए, जिस तरह से अदला बदली इन पिछले दिनों में हमें देखने को मिल रही है, उससे कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल ये रुख आगे भी इसी तरह से नजर आएगा और इसी के चलते ये सबसे बड़ी चुनावी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो ये पूरी तस्वीर है वो 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अमिताभ जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, आरपीएन सिंह अभी पडरौना में है। कल भी मेरी बात हुई थी, लेकिन जो बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्र बता रहे हैं कि उनकी इसका सकारात्मक बातचीत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से चल रही है और वो बीजेपी में जल्दी ही शामिल हो सकते हैं 1-2 दिन में। और जो अगली लिस्ट आएगी बीजेपी की पूरी, उसमें वो पडरौना से पार्टी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो एक संकेत आला कमान ने दिया है, वही देखना है कि अंत में क्या समझौता होता है दोनों पक्षों के बीच। अमिताभ जी, आप कांग्रेस को लेकर क्या मानते हैं? कितना बड़ा झटका यहां पर उनके लिए होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़े चेहरे जब दल बदल करते हैं या पार्टी का साथ छोड़ते हैं या दूसरी पार्टी का साथ निभाते हैं, तो किस तरह की रणनीति फिर आगे को देखने को मिलती है? देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हुआ, क्योंकि आरपीएन सिंह एक बड़े शांत सौम्य चेहरे माने जाते थे। गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं ये मनमोहन सिंह सरकार में। तीसरी बात, राहुल गांधी की जो युवा ब्रिगेड थी उसके एक अभिन्न सदस्य बताए जाते हैं, हमेशा बताए जाते रहे हैं। और मुझे याद है 1999 में ये तब पडरौना से विधायक थे, तब इन्हें एआईसीसी का सेक्रेटरी बनाया गया था और ये गुलाम नबी आजाद के साथ आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी भी रहे थे। और तब बहुत सालों के बाद टीडीपी के शासन से मुक्त होकर कांग्रेस वापस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में सत्ता में आई थी, तब ये सह प्रभारी थे। तो मुझे लगता है कि इनका लंबा अनुभव रहा है कांग्रेस के साथ। ऐसे में इनका छोड़ के जाना भी उत्तर प्रदेश में एक कार्यकर्ता आईसीयू में पड़ी कांग्रेस के लिए और एक बड़ा झटका हो सकता है। अमिताभ जी, क्या कुछ आपकी राजनीतिक दूरदर्शिता कहती है? स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यहाँ पर सामने आ सकते हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो परेशानी है या टेंशन जो है वो इस अदला बदली से बढ़ सकती है? देखिए, पडरौना से ये लगातार 2 बार जीते थे, फिर पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बन के सामने आए थे और अगर बीजेपी में रहते हैं तो इनकी जीतने की उम्मीद भी प्रबल रहेगी। तो ये देखने की बात होगी कि ये कौन सी सीट चुनते हैं, क्या चुनते हैं, बीजेपी के साथ इनकी क्या सेटिंग होती है, कहां से चुनाव लड़ने के लिए, विधान परिषद में आने के लिए, मंत्री बनने के लिए। लेकिन एक बड़ी बात होगी कि बीजेपी जिस तरह से ओबीसी नेतृत्व को बढ़ा रहा है, उसमें पडरौना के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह एक प्रोमिनेंट ओबीसी चेहरे के रूप में बीजेपी के बिल्कुल। अमिताभ जी, हमारे साथ अनिला सिंह जी बीजेपी से इस वक्त मौजूद है। अनिला जी, क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगी? अब खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि जो आरपीएन सिंह हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जब शामिल होंगे फॉर्मली तो सबको पता चल जाएगा, पर ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी को इतने सारे नेता छोड़कर जा रहे हैं। उनके बड़े बड़े चेहरे, उनके स्टार प्रचारक ये स्टार प्रचारक ही थे, और जो सिटिंग एमएलए हैं जिनको टिकट दिया गया है आने वाले चुनाव में लड़ने के लिए, तो सब अगर छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, हमारे परिवार में कोई आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा अनिला जी, क्या कुछ आपको लगता है, क्योंकि आरपीएन सिंह एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, पूर्व केंद्रीय मंत्री की भूमिका में भी उन्हें देखा जा चुका है, जन समर्थक का सैलाब भी उनके साथ अपनी कैटेगरी का हमेशा से रहा है। बीजेपी को कितनी मजबूती मिल सकती है? क्योंकि 1-2 दिन में जाहिर सी बात है तस्वीर भी यहाँ पर सामने साफ हो जाएगी। देखिए, आरपीएन सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिछले चुनावों में हार दी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो बिल्कुल जड़ों से जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों के लिए कार्य करता है। और कांग्रेस में जो एक आइडियोलॉजी का दिवालियापन हो चुका है, मुझे लगता है कि जो भी सीरियस पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को वहाँ पे उनको लगता है फ्रस्ट्रेशन होता है, दम घुटने जैसी उनकी स्थिति होती है, तो वो फिर स्विच ओवर करते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी और विजन मिशन को जो मानता है उससे सहमति रखते हैं, तो फिर वो हमारे परिवार में आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। अनिला जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना बीजेपी से एक बड़ा झटका माना जा रहा था। इसी तरह से आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, लेकिन अगर आप कुछ रणनीति यहाँ पर बीजेपी की बता पाए, क्या आमने सामने देखा जा सकता है दोनों दिग्गजों को? ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की खुद की कोई शख्सियत नहीं है। जब वो बीएसपी में थे तो बीएसपी ने उनको बनाया, है ना। अगर उनकी इतनी ताकत होती तो शायद वो अपना खुद का दल बना लेते या इंडिपेंडेंट लड़ जाते, परंतु उनकी खुद की अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो जब बीएसपी में थे फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर है इस मामले में। अगर आप दूसरे राजनीतिक दल से अभी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी मिशन विजन है राष्ट्र के लिए, उस सबके साथ काम करना पड़ेगा। नहीं कर पाते हैं तो लोग स्विच ओवर कर जाते हैं। चलिए, कुछ और देर का इंतजार होगा, 1-2 दिन में ये तस्वीर भी यहाँ पर सामने साफ हो जाएगी। अनिला जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता संगीत सोम, उनके साथ हमारे सहयोगी रवि मौजूद हैं। रवि, हम चाहेंगे कि उनसे आप बातचीत करें। बिल्कुल, इस समय हम पहुंचे हैं मेरठ की सरधना विधानसभा सीट। ये बहुत ही चर्चित विधानसभा और वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां से संगीत सोम पिछले 2 बार से विधायक रहे हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। इस बार बीजेपी ने तीसरी बार उन पर विश्वास जताया है। वो कई जगहों पर जा रहे हैं। इस समय खेड़ी टप्पा गांव में पहुंचे हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। हालांकि तमाम जो बंदिशें हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसका भी पालन किया जा रहा है। मास्क भी लगाए हुए हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी कहे जाते हैं, स्टार चुनाव प्रचारक भी माने जाते हैं, कई जगहों पर जाते हैं। हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं संगीत सोम। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। और पहला मेरा यह सवाल है कि कितने ज्यादा आश्वस्त हैं? देखिए, यहाँ कोई फाइट में ही नहीं होता है और आश्वस्त होना तो स्वाभाविक सी बात है, चूंकि यहाँ की जनता एकदम मन बनाए रहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और यहाँ विधायक बहुत मैटर नहीं करता, लोगों के दिमाग में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना है और हमारा डबल मार्जिन पहले से रहेगा। यहाँ ऐसी जनता का मन है। क्या वजह है? क्या ऐसे आपके पक्ष में मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि डबल मार्जिन से आपको वोट मिलने वाला है? देखिए, हमने सरधना विधानसभा में करीब 2000 करोड़ रुपए का काम कराया है पिछले 5 साल में और लोगों को सुरक्षा का एक कवच दिया है कि यहाँ पहले अगर आप जंगल के लिए जाते थे तो भैंसे छिन जाते थे। लोग गांव में अपने आते थे, बाजार से घर आते थे तो बाजार में से उनकी पिटाई शुरू होती थी और रास्ते में पिटाई हो जाती थी। बाजार में बेटियां जाती थी तो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पर खराब भाषा का प्रयोग होता था। पिछले 5 साल में कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि इस तरीके की हरकत करे, कोई किसी के साथ लूटपाट करे। हमने सुरक्षा का कवच दिया और विकास यहाँ लोगों को दिया। हमने 1000 करोड़ की लागत से बनने वाली, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी नींव रखी। सरधना में एक यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। हाईवेज का हमने जाल बिछाया यहाँ, बिजली हम 18 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव रहा है किसान आंदोलन का। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डर्स पर दिल्ली पर पिछले 1 साल से किसान बैठे हुए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। जाट और किसान कितना ज्यादा इस चुनाव में मायने रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ इस सब का किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है, कोई जरा सा रत्ती भर भी फर्क नहीं है। हमारे यहाँ किसान, पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जिस विधानसभा पे आप चल रहे हैं, अभी यहाँ इस गांव में भी जाट हैं, अगर आप पता करेंगे तो 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं लोग, और उसका कोई असर नहीं है। ठीक है, वो लोग एक बात भी तो कहते हैं, आपने कभी सोचा कि किसान आंदोलन अगर कांग्रेस के टाइम में हुआ था तो किसानों पे गोली चलाई गई थी और गोली चला कर किसान आंदोलन वापस लिया गया था, लेकिन आज किसान आंदोलन अगर वापस हुआ है तो प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के और गलती मान के कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है, तब किसान आंदोलन वापस हुआ है, तो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत, देखिए जयंत बहुत अच्छे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ठग लिया है जयंत चौधरी जी को। क्योंकि हमारे गांव में कहावत है कि कोठी कुठले से हाथ मत लगाना, माल सब तेरा ही है। उन्हें सिंबल तो उनके दे दिए, लेकिन आदमी सब अपने लड़ा दिए। एक भी आदमी जयंत चौधरी जी का उन्होंने नहीं लड़ाया। जो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, कट्टर समर्थक हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया। लोकदल का तो कोई आदमी चुनाव लड़ नहीं रहा। कह रहे हैं कि अखिलेश ने ठग लिया जयंत को। क्या जयंत चौधरी समझ नहीं पाए
वो बेसिकली घिर गए। वो एक साल से भरोसे, देखिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ा लोग भरोसा करते हैं। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पे भरोसा किया और उन्होंने उस भरोसे में उनकी पीठ में चाकू घोंपा है, जो उनका कल्चर भी है। समाजवादी पार्टी का कल्चर यही है। मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह चौधरी को इसी तरीके से ठगा था, आज जयंत चौधरी के साथ ये काम हुआ है। और आप देखिए पूरी पश्चिम में इसका बहुत मैसेज है कि ये इस तरीके का ठगा गया, इसलिए किसी भी कीमत बाप बेटा की जो जोड़ी है, आप मान रहे हैं कि आरएलडी के दोनों ही नेताओं को बाप बेटा की जोड़ी को ठगा है? बिल्कुल ठगा है। समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं ने, मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने, दोनों को ठगा है। और इस ठगबंदी का जो गठबंधन उन्होंने किया है उसका जनता उन्हें जवाब देने जा रही है। ओवैसी कहीं है? देखिए ओवैसी कहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ओवैसी के बारे में एक बात आपको बता दूं। आपके गलत तरीके से फंस गए हैं जरा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने आदमी लड़ाए, मेरे यहाँ भी आदमी लड़ा है। देखते हैं जरा कितनी वोट दिलवाते हैं। और ओवैसी आए वोट मांगने, जरा उनके लिए क्यों नहीं आते वोट मांगने? क्योंकि उनके अंदर डर है कि यहाँ की जनता उन्हें नकारेगी और इन्हें वोट नहीं देगी, इसलिए वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ताल तो ठोक रहे हैं। ताकत है तो सरदना पे आए सरदना पे। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जरा यहाँ आके देखे। पटखनी दे देंगे? पटक नहीं, हमारा नंबर कहां है, हमारे कार्यकर्ता ही दे देंगे। आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं? ओवैसी जैसे लोगों के लिए हमारे जब कहा तो कार्यकर्ता काफी है उनके लिए तो। अरे वो 2-2 टके के लोग हैं, उन्हें कौन पूछ रहा है भाई? कैसी आप बात करते हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या यहाँ से वापस भी चलते हैं, थोड़ा सा आगे भी जाना है संगीत जी को। जब चुनाव हो, ठीक है, जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में या फिर लोकसभा या विधानसभा का, तो मुजफ्फरनगर भी याद आता है। तमाम नेता या विपक्ष के लोग उसका जिक्र करते हैं। आप मानते हैं कि उसका भी असर होने वाला है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल होने वाला है। देखिए समाजवादी जो पूरा सपना हमने 12 से 17 के बीच में देखा है, वो हम दोबारा नहीं देखना चाहता। पश्चिम का आदमी वो नहीं देखना चाहता। मुजफ्फरनगर में हमने देखा है नालियों में बहता हुआ खून, हमने देखा है सड़कों पर पड़ी लाशें, हमने देखा है नहर का पानी अखिलेश यादव ने कम नहीं किया, क्योंकि हमारे सैकड़ों लोगों की लाशें उसमें पड़ी थी। वो कत्लेआम हम दोबारा से नहीं देखने चाहते। हम नहीं देखना चाहते कि किस तरीके से हमारे युवाओं की आंखें तकवे से निकाली गई, हम वो नहीं देखना चाहते। हम वो नहीं देखना चाहते कि किस तरीके से हमारी बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, हम वो नहीं देखना चाहते। किस तरीके से अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण जिस तरीके से किया, हम वो दोबारा से नहीं देखने चाहते। पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी वो बुरा सपना दोबारा नहीं देखेगा। आप मानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा मुद्दा ये भी है 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा और उस समय की जो शासन व्यवस्था थी? देखिए हम लोगों के लिए तो मेन वही है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सब खाते पीते किसान हैं। अधिकतर यहाँ सक्षम लोग हैं। हमारे लिए तो सुरक्षा सबसे पहले है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हमारे और हमारे लोगों के साथ हुआ है, तुष्टीकरण के तहत हुआ है। एक जाति एक वर्ग को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए, केवल एक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए पूरे लोगों को कुचला है। बाकायदा तानाशाही की तरह कुचला गया। अखिलेश यादव अगर मेरे शब्दों में पूछेंगे तो तानाशाह थे, उन तानाशाह ने मिलकर कुचला है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी और मुजफ्फरनगर का आदमी कभी उसे भूल नहीं सकता। बड़े दावे ठोक रहे हैं और कह रहे हैं विश्वास के साथ में कि अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, अखिलेश यादव की सरकार बनती है, इस बार क्या बदलाव होने वाला है? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। तो मैं कैसे मान लूं जब बनेगी नहीं? पब्लिक के बीच क्या कह रहे हैं, पब्लिक को कैसे समझा रहे हैं कि अखिलेश अगर आ गए तो क्या होगा? हम जानते हैं, वो पब्लिक जानती है ना कि अखिलेश आ गए तो फिर से दंगे होंगे। अभी जैसा मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि अखिलेश यादव अभी रथ लेकर निकले थे, एक रथ यात्रा वो निकाल रहे थे, अपनी बस में निकाल रहे थे। वो दंगा कराने की प्लानिंग थी पूरी की पूरी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे अखिलेश यादव, दंगे के बल पे वोट लेना चाहते थे। वो तो उनकी यात्रा रुकी, वो इसमें सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस कहीं नजर है, कहीं पे दिख रही है? मुझे नहीं लगता कहीं कांग्रेस का कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ जो लड़ रहा है वो भी इस टाइप के लोग हैं। हमारे यहाँ जो कांग्रेस से लड़ रहा है वो भी इस टाइप के लोग हैं। उन्होंने भी लोगों को कुचला है। यहाँ उनके पिताजी यहाँ विधायक हुआ करते थे, कुचला है बाकायदा लोगों को उन्होंने भी। उन्हें भी इसका जवाब दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। उन कांग्रेस के जो प्रत्याशी यहाँ उतरा है उसे भी ठीक से जवाब दिया जाएगा और यहाँ की जनता उसे जवाब देने के लिए बैठी है। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे जो सीधा दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करता है और इसी जगह से सरधना विधानसभा सीट से आप विधायक हैं। आप मानते हैं कि एक
जो पब्लिक का जो परसेप्शन है कि केंद्र सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, खास करके अभी हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मानी जा रही है, इसका इन तमाम चीजों का असर पड़ने वाला है चुनाव में। अब बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। लोग जानते हैं कि हम दिल्ली 4 घंटे में जाते थे, हम 40 मिनट में जाते हैं। लोग जानते हैं कि हम किताबों में पढ़ा करते थे कि रैपिड रेल जापान में चलती है, दूसरी कंट्री में चलती है, आज हमारे घर तक आ रही है, पल्लवपुरम तक हमारे घर तक पहुंच रही है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे घर में बन रही है, सरधना विधानसभा में बन रही है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। लोग विकास के साथ जा रहे हैं, लोग विकास चाहते हैं और हमने विकास करके दिखाया। अगर हम 2-3 मुद्दे पूछें आपसे कि बीजेपी के पक्ष में और संगीत सोम के पक्ष में क्या है इस बार चुनाव में? देखिए साहब, हमने विकास किया है, हमने हाईवेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटी दी है, हमने राम मंदिर बनाया, हमने 35 से हटाया, हमने 370 हटाया। एक थोड़ी है हमारे पक्ष में, दुनिया भर की चीजें जो हमारे पक्ष में ही है। और निगेटिव तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ है ही नहीं इस बार। आप जान लीजिएगा 350 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 350 प्लस। इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं 400 से ज्यादा सीट मिले, 403 सीट तो हमने विपक्ष के लिए छोड़ दिया। देखिए उनका, वो सही कह रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं वो, लेकिन हारने में 400 पार कर रहे हैं, 400 पार हारेंगे। अखिलेश यादव जी की स्थिति यही होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के नेगेटिव क्या चीजें आप मानते हैं? जो विपक्ष है, खास करके इस समय तो मजबूत दावेदार और चीजें नजर आ रही है, अखिलेश यादव और सपा पार्टी। तो आप क्या मानते हैं विपक्ष के नेगेटिव पॉइंट? देखिए विपक्ष यहाँ है ही नहीं। और विपक्ष की स्थिति ये है कि वो अब ना जो उसने कर दिया ना उसे उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। यहाँ स्थिति ऐसी है कि किसी भी तरीके का जो गठबंधन उन्होंने किया था वो उनका फेल हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक तरफा लोग उतर आए हैं। तो आखिरी अखिलेश यादव जी जिस तरीके से दंगा करा के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहते थे वो उसमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये समाजवादी बुरा सपना था लोगों के लिए, उस सपने को दोबारा नहीं देखना चाहते लोग। बिल्कुल बिल्कुल। संगीत सोम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा है। और आप देख सकते हैं कि सरधना विधानसभा सीट पर किस तरीके से लोगों के साथ में, सपोर्टर्स के साथ में निकले हैं और तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिया और 300 से ज्यादा सीट पाने का उन्होंने दावा किया। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में होने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, और जाहिर सी बात है बीजेपी में आत्मविश्वास जाहिर सी बात है इसलिए भी है क्योंकि मेरठ में पिछली बार 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की थी। सरधना सीट का जिक्र करें तो बीजेपी का दबदबा यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मजबूत पकड़ पिछले बार के